हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं साथ में मिलकर करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस और बनाते हैं अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा डिस्कशन चल रहा था किस चैप्टर का बच्चे। हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। और आज है लेक्चर नंबर 10। आखिर प्रीवियस लेक्चर्स में हम काफी कुछ चीजें पढ़कर आए हैं, काफी सारे नए नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीख कर आए। क्या सीखा था मैम? हमने सीखा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, और साथ ही में सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। एक स्पेशल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जो क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब दोनों क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट्स, राइट। सॉल्ट्स को पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे आसपास, हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। क्या है? कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर यूज करते हो, वो जो वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर प्रेजेंट है एक सॉल्ट, राइट। उसी तरीके से केक बनाने के लिए, उसे स्पॉन्जी, फ्लफी और यम्मी बनाने के लिए उस केक के बैटर में डालते हैं क्या? चुटकी भर, यानी कि थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। उस बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है? एक सॉल्ट प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा, राइट। उसी तरीके से हम बालों को ब्लीच करने के लिए या फिर कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। वो ब्लीचिंग पाउडर भी तो एक सॉल्ट है। और इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो एक सॉल्ट जिसे हम रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा सॉल्ट है? वो है कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये सारे सॉल्ट्स इसलिए पढ़ने जरूरी है क्योंकि ये जानना है कि आखिर जो डेली लाइफ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं हम घर पे, वो कैसे बनी है, कौन से केमिकल कंपाउंड से बनी है, राइट। ये जानना इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए ही तो केमिस्ट्री और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो हमें डे टू डे लाइफ के बारे में ही तो बता रही है। जो चीजें आप यूज कर रहे हैं उन्हीं के बारे में समझा रही है, राइट। तो देखते हैं क्या आखिर आज क्या करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट। थ्योरी पढ़ ली। अगर आपसे पूछे बच्चे समझ में आ गया सब कुछ, तब आप फटाफट रिप्लाई कर दोगे मैम सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, है ना। हर बच्चे का यही आंसर होता है। पर जैसे ही आंखों के सामने क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर के, वैसे ही सब दिमाग में पढ़ा लिखा गायब हो जाता है। तब बोलते हैं मैम इस क्वेश्चन के अंदर तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दिमाग में। इसीलिए आज इम्पोर्टेंट काम करेंगे। क्या इम्पोर्टेंट काम? क्वेश्चंस को डिस्कस करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए जरा। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। बच्चे जब भी कोई क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि वो पूछ क्या रहा है, राइट। और उसी क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए राज भी जाने।
क्या है वो छुपे हुए राज? मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हमें खुद ब खुद आंसर की तरफ लेके जाएंगी, वो छिपी हुई चीजें जो हमें बताएंगी कि इस डायरेक्शन में चलिए तो आंसर की मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। तो इसमें क्या छुपा है? ये क्या हो रहा है बच्चे? एक ऐसा सॉल्यूशन आपने लिया जिसने रेड लिटमस को ब्लू कलर में बदल दिया। आपको क्या याद होना चाहिए? ये जो लिटमस है, ये लिटमस आखिर था क्या? क्या था ये लिटमस? ये लिटमस था एक इंडिकेटर बच्चे। क्या था ये? एक इंडिकेटर था। इंडिकेटर आखिर होते क्या हैं? नाम से क्या समझ आया? इंडिकेटर, वो चीज जो कुछ इंडिकेट करती है, कुछ तो इशारों इशारों में समझाती है आपको। क्या समझाते हैं इंडिकेटर इशारों में? ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ये किसका काम है बताना? इंडिकेटर का काम है। कैसे बताता है समझा था? या तो रंग बदलकर, कलर चेंज करके बताता है, या फिर स्मेल को चेंज करके बताता है। चेंज ऑफ कलर या फिर स्मेल, राइट? लिटमस कैसा इंडिकेटर है? लिटमस ऐसा इंडिकेटर है जो कलर चेंज करके बताता है कि एसिड सॉल्यूशन है या फिर एक बेसिक सॉल्यूशन है, राइट? तो लिटमस क्या करता है? देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि दो केसेस आपको याद रखने हैं। वो क्या? अगर रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर में बदल जाए, रेड लिटमस किस में चेंज हो जाए बच्चे? ब्लू कलर में चेंज हो जाए, उस केस में आप कहेंगे कि बेस प्रेजेंट है। क्या है सॉल्यूशन में? एक बेस है। ओके, दूसरा केस समझिए क्या हो सकता है? अगर ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में बदल जाए, रेड कलर में चेंज हो जाए, तब आप कहेंगे कि उस सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए? लिटमस कैसे कलर चेंज, रंग बदल के बता रहा है कि सॉल्यूशन में एसिड है या फिर सॉल्यूशन में बेस है, राइट? अब मैम हमें कई बारी कंफ्यूजन हो जाती है, कलर चेंज को याद रखने में बहुत मुश्किल है, कंफ्यूजन हो जाती है दिमाग में कि एसिड कैसे कलर चेंज करता है और बेस कैसे कलर चेंज करता है। एक ट्रिक मैंने आपको लेक्चर में बताई थी, याद है या भूल गए? अब एक अलग तरीके की दूसरी ट्रिक बता देते हैं, जो आपको याद रखना है वो आप रख सकते हो। देखो बच्चे, बेस क्या करता है? बेस हमेशा, क्या याद रखना है? बेस हमेशा लिटमस के साथ ब्लू कलर देता है। अब कैसे याद रखेंगे? बेस हमेशा लिटमस के साथ ब्लू कलर देता है। तो क्या याद रखना है? बेस और ब्लू। ठीक है, बेस क्या करेगा? ब्लू कलर देगा लिटमस के साथ। तो बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू से आपको कनेक्ट करना है। बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, राइट? बेस हमेशा लिटमस के साथ ब्लू कलर देगा, बी और बी, राइट? फिर देखिए, एसिड कौन सा कलर देगा? एसिड से दिमाग में पहले, सबसे पहले क्या आता है? एसिड खतरनाक होते हैं, बहुत कोरोसिव होते हैं, बहुत हार्म पहुंचाते हैं। हाथ पे एसिड गिर जाए, हाथ जल सकता है यार, है ना? कितने डेंजरस है, खतरनाक है। तो एसिड के बारे में सोचते ही दिमाग में एक डेंजर साइन आता है, राइट? जब भी एसिड के बारे में सोचते हैं।
और उस डेंजर साइन से कहीं ना कहीं रेड कलर जो है वो कनेक्टेड होता है, लाल डेंजर सिग्नल, ठीक है। तो उस एसिड की डेंजर से आपको याद रखना है, डेंजरस है भाई एसिड, उससे रेड कलर याद रखना है, क्या, रेड, ठीक है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू कलर देता है लिटमस के साथ, और जो एसिड हैं वो डेंजरस होते हैं, डेंजरस मतलब रेड कलर, डेंजर साइन, तो एसिड रेड कलर देते हैं लिटमस के साथ। ऐसे आपको क्या करना है, इजी वे में लिटमस के कलर चेंज को याद रखना है, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, रेड से ब्लू हो गया। और हमने सीखा है क्या कि जो बी फॉर बेस है वही देते हैं बी फॉर ब्लू कलर, क्या देते हैं, बी फॉर ब्लू कलर बेस के साथ, ठीक है। तो लिटमस का कलर अगर ब्लू हो जाए तो वो क्या है, एक बेस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां से आप लिखेंगे कि बेस का सॉल्यूशन है। क्यों है बेस का सॉल्यूशन, क्योंकि मैम लिटमस जो है ना वो रेड से ब्लू हो गया है, इसीलिए मैम हमने क्या बोला कि बेस का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगी वेरी गुड बच्चे, आप लिटमस का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, बिल्कुल सही। अब जरा आगे का भी जवाब दीजिए ना, वो क्या कि पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा। हमने पढ़ा क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या बताता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन की पीएच मेजर कर लो, किससे मेजर करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो जैसे ही पीएच पता लगती है हम ये बता सकते हैं क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक या फिर न्यूट्रल है, राइट। इसके लिए हमने पढ़ी है रेंज। क्या रेंज थी बच्चे, अगर पीएच वैल्यू बिलो 7 है, पीएच वैल्यू 7 से कम, लेस देन 7, तो वो क्या है, एक एसिड है, राइट। सेकेंड केस, अगर पीएच वैल्यू क्या है बच्चे, अबव 7, 7 से ज्यादा, तो वो एक बेस है, पीएच 7 से ज्यादा। और थर्ड केस, अगर पीएच वैल्यू इक्वल है मतलब बराबर है किसके, 7 के, तो वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो क्या है, 7 पीएच वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहां से हमने एक और चीज पता लगाई, क्या, लिटमस के कलर चेंज से पता लग गया कि सॉल्यूशन में बेस है, राइट। अब दूसरी चीज, पीएच की रेंज से हमें पता चला कि जो बेस होते हैं इनकी पीएच वैल्यू 7 से अबव होती है, 7 से ज्यादा होती है। अब ऑप्शंस देख लो, 1, 4, 5 एंड 10। तो इकलौती वैल्यू, ओनली वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 7 इज 10, राइट। सिर्फ 10 ही है जो अबव 7 पीएच वैल्यू है, तो वही क्या होगा, बेस होगा। यानी कि करेक्ट आंसर डी है, डी 10, ठीक है, क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। देखो अब उल्टा चलना है, कैसे, हिंट्स को पकड़ते हुए, क्या दे रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो यहां क्या बोला, एक कोई सब्सटेंस है, कुछ भी सब्सटेंस एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड। एक्स ने क्या करा है, रिएक्ट करा है विद क्रस्ड एग शेल्स। क्रस्ड एग शेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो X ने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कुछ कुछ बनाया Y, Z, पर जो भी बनाया उसके साथ में एक गैस भी बनाई है। क्या बनाई है? एक गैस। अब इस गैस के बारे में कुछ खास बताया गया। क्या खास है भाई? ये जो गैस है ये क्या कर रही है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो गैस मिली, इस गैस ने क्या किया? लाइम वाटर को मिल्की कर दिया भाई। ठीक है, पता चल गया मैम। अब ऐसी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, वो फेमस गैस है कौन सी? एक ही गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो क्या करती है? लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाती है। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही तो होता है वाइट प्रेसिपिटेट, जो क्या कर देता है? लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ठीक है, अब क्या है बच्चे? गैस तो हमें पता चल गई। ठीक है, CO2 गैस निकली है। क्या पता चल गई? कि जब X ने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा तो और जो भी बना हो, पर जो गैस बनी वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, वो क्या? जब भी मेटल जो है, मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट है एक मेटल का कार्बोनेट, और हमने ये सीखा है, पढ़ा है चैप्टर में कि जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट, किसका? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, तब क्या बनता है? सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होता है। राइट। अब देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनी और इस गिवन रिएक्शन में भी बनी, यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट, ये रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ। अब यहाँ देखिए, सोडियम क्लोराइड एसिड नहीं है, ये तो एक सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, ये एसिड है, ये हो सकता है सही आंसर। लिथियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, एसिड नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, एसिड नहीं है। यानी कि जितने भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से वो इकलौता ऑप्शन जो एक एसिड है, एसिड मतलब क्या? जो वाटर में जाके प्रोटोन बना सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो क्या है? ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जरा रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब क्या बनेगा बच्चे? मेटल का तो सॉल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी बनेगा। ठीक है, बैलेंसिंग देख लो। 1 कैल्शियम, प्रोडक्ट के पास 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन रिएक्टेंट में है और 1 ही प्रोडक्ट में है। 3 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के पास, और यहाँ भी 2 + 1 3 है प्रोडक्ट के पास। हाइड्रोजन इज 1, पर प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन भी रिएक्टेंट के पास 1 है, लेकिन प्रोडक्ट के पास 2 है। तो यहाँ अगर कर दोगे 2HCl, तो ये इक्वेशन जो है वो एक कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या है? रिएक्शन है। जब मेटल कार्बोनेट क्या करता है? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब वो बनाता है सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इकलौता जो एसिड था वो सब्सटेंस था जो वाटर में जाके प्रोटोन बनाएगा। राइट, वो क्या था? सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो
तो वही है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट में देखिए बच्चे, 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of solution of HCl। बेसिकली क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये क्या है, एक बेस है। हाइड्रोक्साइड देगा वाटर में जाके तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये क्या है, एक एसिड है, प्रोटॉन देता है वाटर में जाके। जब ये रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं एक सॉल्ट और वाटर। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है, रिएक्ट करता है कितने अमाउंट के साथ, 8 ml ऑफ एसिड के साथ। अब हमें ये बताना है क्या, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम 10 ml की जगह 20 ml ले लेंगे, the amount of HCl solution, the same concentration before, required to neutralize it will be। अगर हमने क्या किया, एक बेस लिया, क्या था वो बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तब हमने कितना लिया, 10 ml बेस लिया और 8 ml एसिड लिया और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अगर हम 10 की जगह, देखो सेम बेस है और एसिड भी सेम रखा है, बस क्वांटिटी वॉल्यूम को बदल दिया। अगर आप 10 की जगह 20 ml NaOH लेते हो, तब क्या होगा, कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, चाहिए होगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ये बताना है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो, 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है, तो 20 ml NaOH यानी कि आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की क्वांटिटी को डबल कर दिया। क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, 10 से क्या कर दिया बच्चा, 20, राइट। तो जो आपका एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसे भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी कि 8 ml मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिक्वायर्ड होगा। कब, अगर आप 20 ml ऑफ बेस लेंगे, 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, तो आपको रिक्वायर्ड होगा 16 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following types of medicines, किसकी बात कर रहा है, दवाइयों की, is used for treating indigestion। कौन सी ऐसी दवाई है, मेडिसिन है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले याद करते हैं क्या, कि जो ये इंडाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, कैसे होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन हम देख चुके हैं, तब होता है बच्चे जब हमारे स्टमक के अंदर, मैम ने बताया था कि स्टमक यानी कि पेट के अंदर भी एक एसिड है। कौन सा एसिड है, याद कीजिए जरा, बताया था एसिड होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी कभार क्या, आपने तो शायद बहुत बार किया होगा, जब शादियों में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं फ्री का खाना खाने, राइट, जिसके लिए पे नहीं करना, किसी पार्टी में गए
जहां खूब मजेदार सा खाना है तो क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। पेट को बोलते हैं आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो यार, पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, नूडल्स भी खाने हैं, आज सब कुछ खाकर ही जाऊंगा, तभी तो पार्टी का मजा आएगा, है ना। तो उस केस में आप क्या करते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो। आपका पेट कहता है अरे भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, बस करो, कितना ठूसते जाओगे, पर क्या करें मन नहीं भरता, है ना। तो उस केस में हम करते हैं ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब जितनी पेट में जगह नहीं है ना, उससे ज्यादा खाना ठूसेंगे आज। ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, जो ये एसिड पेट में पहले से ही था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बनने लग जाता है एक्सेस में। क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज्यादा एसिड बनने लग जाएगा। क्या कहते हैं, घर आते हैं भाग भाग के और मम्मी को कहते हैं मम्मी आज ना फ्रेंड की पार्टी में बहुत ज्यादा खा लिया, एसिडिटी हो गई, है ना। कहते हैं ना एसिडिटी हो गई पेट में। तो वो एसिडिटी वर्ड ही कहां से आया है, पेट में बनने वाले एसिड से आया है, क्योंकि पेट के अंदर क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। वो एसिड जब बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस क्वांटिटी में बन गया, तब एसिडिटी हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं इस एसिडिटी मतलब इनडाइजेशन, इसको कम करने के लिए कौन सी दवाई लें बताइए। कोई एंटीबायोटिक ले लें या फिर एनाल्जेसिक ले लें या एंटासिड या फिर कोई एंटीसेप्टिक ले लें, बताइए जरा कौन सी दवाई खाएंगे, है ना। तो बच्चे देखिए यहाँ हो रहा है क्या, एक्सेस ऑफ एसिड बन रहा है मैम, एसिड बढ़ गया। तो कम कैसे करोगे बढ़े हुए एसिड को, एक ही रास्ता है, न्यूट्रलाइज करके, राइट। क्या करना है हमें, जो एक्सेस एसिड बना है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना न्यूट्रलाइज। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है बच्चे, बेस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ, राइट। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बेस चाहिए भाई, बेस। ठीक है, अब वो बेस किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है कौन सी मेडिसिन में, एंटासिड्स में। नाम देखो ना कैसे आया है, एंटासिड, एसिड को काटने वाली दवाई, एंटासिड, है ना। तो इसके तो नाम में ही आंसर छुपा बैठा है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन और आंसर के अंदर, ऑप्शन के अंदर ही छुपा है आंसर, है ना। एंटासिड एसिड को काट देगा, एसिड को कम कर देगा। वो दवाई है क्या, जिसमें कोई बेस हो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये बोल सकते हो बच्चे, टू न्यूट्रलाइज, क्या करना है हमें, न्यूट्रलाइज करना है। किससे करना है न्यूट्रलाइज, एक्सेस एसिड को। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, एंटासिड्स which contains base is consumed। यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक्सेस अमाउंट में एसिड बना है पेट के अंदर, उसे खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सेस अमाउंट में बने एसिड को खत्म करेगा। ये नहीं कि जितना भी HCl प्रेजेंट है सारा का सारा ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या न्यूट्रलाइज करना है, जो एक्सेस में बना है, जो आपने ज्यादा खाया है ना, उसकी वजह से जो एक्सेस हुआ है उसे, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसी मेडिसिन दवाई लेनी पड़ेगी जिसके अंदर बेस हो, ताकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, राइट। तो ऐसी दवाई को क्या कहते हैं, एंटासिड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे चले, समझ आ गया।
राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। डिफरेंट रिएक्शन दी गई हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सीखा था हमने कि वर्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो चैप्टर 2 पूछ रहा है क्या, जरा लिख के तो बताओ, जरा हमें बताओ कि चैप्टर 1 से कुछ समझकर आए हो या फिर ऐसे ही आ गए। तो देखते हैं क्या पहली रिएक्शन क्या है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ। तो सबसे पहले हमें लिखनी है क्या, वर्ड इक्वेशन। याद है कि वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन में हम होने वाली रिएक्शन को केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड्स के रूप में दिखाते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, जो जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं ना, उनके सिंपल केमिकल नेम दे देंगे। कैसे, यहां लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस जिंक। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस क्वेश्चन में बच्चे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो आपसे सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कोई रिएक्शन लिख के दिखाइए या किसी इक्वेशन को बैलेंस करिए। वो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी नॉलेज को जज कर रहा है कि जो आप पढ़कर आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्या वो रिएक्शन, वो प्रॉपर्टीज आपको याद हैं या नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसिड की प्रॉपर्टी में कि जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तब वो बनाता है मेटल का सॉल्ट और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो वही रिएक्शन है ये, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें और उसे बैलेंस कर देना है। तो उसके लिए हमें लिखे हुए जो केमिकल नेम है उन्हें किससे रिप्लेस करना है, उन्हें रिप्लेस करना है केमिकल फॉर्मूले के साथ में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक Zn के साथ और बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब चेक कीजिए जल्दी से, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर नहीं। देखिए देखिए, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के पास 2 और प्रोडक्ट के पास भी 2 है, बैलेंस है। चलो, सल्फर है 1, यहां भी 1, ऑक्सीजन है 4 रिएक्टेंट के पास और प्रोडक्ट में भी है 4, जिंक 1 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड। दी गई केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यही हमारा आंसर है। ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या रिएक्शन हुई, कैसी रिएक्शन हुई और बैलेंसिंग कैसे चेक करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बी पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले लिखिए वर्ड इक्वेशन क्या होगी। देखो, मैग्नीशियम भी मेटल है, जिस तरीके से मेटल जिंक ने रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस बनाई और एक सॉल्ट बनाया, सेम वे में ही बच्चे जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब वो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो लिखते हैं वर्ड इक्वेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ और बनाएगा क्या,
मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये तो हमने वर्ड इक्वेशन बना दी। अब वर्ड इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे इन प्लेस ऑफ केमिकल नेम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम Mg के साथ, और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और H2 गैस। यहाँ देखिए, रिएक्टेंट के पास एक हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट के पास दो हैं। वही रिएक्टेंट के पास एक क्लोरीन है, लेकिन प्रोडक्ट में दो क्लोरीन प्रेजेंट है। रिएक्टेंट के पास एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट के पास भी एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के एटम्स तो बैलेंस हैं, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि कैसे बैलेंस हो सकते हैं? प्रोडक्ट में दोनों 2 हैं, यहां लगा दीजिए 2HCl। अब क्या बन गई? ये आ गई हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराना है, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर से सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे, एल्यूमिनियम एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनकर आएगा? मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। क्या रिएक्शन हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। अब क्या होगा बच्चे? एल्यूमिनियम जो है ना, इसका तो सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट क्या कहलाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, ये क्या थी हमारी गिवन रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन। अब इसे किस में चेंज करेंगे? केमिकल इक्वेशन में। अब लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। वो कैसे लिखेंगे? जितने भी केमिकल नेम्स लिखे हैं हमने कंपाउंड्स के, उससे बदलना है। किससे? केमिकल फॉर्मूलों से। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम Al से रिएक्ट करके बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब इसे क्या करना है? बैलेंस भी तो करना है। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ भी 2 है, ये तो बैलेंस है पहले से। एल्यूमिनियम देखिए, प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 है। और सल्फेट जो है वो भी अनबैलेंस्ड है। सल्फेट यहाँ कितने हैं हमारे पास? 3 है और यहाँ सिर्फ 1 है। तो सबसे पहले इस सल्फेट को बैलेंस करने के लिए 3H2SO4 कर दीजिए। अब देखो, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गई, तो उसे भी यहाँ पे 3H2 करके बैलेंस कर दो। अब सल्फेट 3 हो गए, यहाँ भी है, ये तो बैलेंस हो गया। अब बचा एल्यूमिनियम, इसे यहाँ 2Al करके बैलेंस कर दीजिए। दोबारा लिख लेते हैं एक बार रिएक्शन। 3H2SO4 जब रिएक्ट करेगा 2 एल्यूमिनियम के साथ, तब बनेगा क्या? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस। तो ये जो हमारी इक्वेशन
I बच्चे इन द एंड ये क्या है, एक कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन बनाएंगे। चल देखो, कॉन्सेप्ट और जो रिएक्शन है ना वो ए पार्ट से ही सेम चलती हुई आ रही है। सभी के सभी पार्ट्स में मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन के साथ। क्या बनाएगा, आयरन का क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब फटाफट से इसे किस में बदलना है, केमिकल इक्वेशन में। क्या करेंगे मैम, केमिकल नेम की जगह केमिकल फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करता है आयरन Fe के साथ, आयरन क्लोराइड FeCl2 और H2 गैस बनती है। ठीक है, बैलेंसिंग पे आते हैं। एक हाइड्रोजन रिएक्टेंट के पास है, दो हाइड्रोजन प्रोडक्ट के पास हैं। एक क्लोरीन का एटम रिएक्टेंट के पास है और दो क्लोरीन प्रोडक्ट के पास हैं। एक आयरन रिएक्टेंट में है और एक ही प्रोडक्ट में है। देखने वाली बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ आयरन है जो कि बैलेंस है, बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अनबैलेंस्ड हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 2HCl कर दो। अब बन गई कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये चारों जो क्वेश्चन थे ना उनका कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही था, बस हमें क्या करना था, वर्ड इक्वेशन बनानी थी, केमिकल इक्वेशन बनानी थी और बैलेंस करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe activity to prove it. एक एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि जो ग्लूकोज है एंड साथ में आपकी एल्कोहल्स हैं, इनके अंदर ना हाइड्रोजन एटम तो हैं पर ये दोनों के दोनों ही एसिड नहीं है। तो एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसिड आखिर है क्या। क्या है बच्चे एसिड, एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में जाकर टूटता है, डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आयंस बनाता है। हाइड्रोजन आयंस, या अगर हम मोर करेक्टली बोले तो हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। कब, इन वाटर। आयोनाइज होगा ना, डिसोसिएट या आयोनाइज होगा पानी में जाने के बाद और आयंस देता है, हाइड्रोनियम आयंस या H+ बोल दो। ठीक है, वो होता है एसिड। अब एक्टिविटी में क्या करना है बच्चे, ये करना है। एसिड क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में जाते ही टूटेगा, आयंस बनाएगा। कौन से आयंस, हाइड्रोजन आयंस, जो कि पानी के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयंस बना देंगे, लेकिन आयंस देगा। क्या काम है इसका, आयंस ये फॉर्म करता है, करता है। ठीक है, अब एक्टिविटी पे आ जाओ। क्या करना है, एक बीकर लो बच्चे,
बीकर के अंदर आपको एक कॉर्क रखनी है रबड़ की और उसमें 2 आयरन नेल्स डाल दो। 2 आयरन की कीलों को डाल दो और फिक्स कर दो। ठीक है, यहां से वायर लगाओ, बल्ब और बैटरी के दोनों टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर दो। ठीक है मैम, सेटअप तो हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दो, HCl का सॉल्यूशन डाल दो। अब आप क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही आपको ऑब्जर्व करना है क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक है, जब HCl डालोगे बच्चे तब स्विच ऑन करते ही आपका बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। तो बल्ब जल गया तो इसका मतलब क्या है कि जो ये HCl है, ये एसिड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? एसिड जो है ये कंडक्ट करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि मैम बल्ब जल गया है ना, तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इससे आप क्या बताएंगे कि ये HCl आयंस बनाता है। जब आयंस बनाएगा तो वो आयंस ही तो कैरियर ऑफ चार्ज के रूप में इस्तेमाल होंगे और एक जगह से चार्ज को उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में जब हमने HCl डाला तो हमें ये पता चला बल्ब जलने की वजह से कि क्या हो रहा है बच्चे? एसिड जो HCl है ये आयंस बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? एक एसिड है, H+ दे रहा है ना। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आ जाओ, जब सेम सेटअप के अंदर हमने क्या किया? बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह ग्लूकोज लिया। इस बारी क्या लिया? ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया। तब क्या हुआ? बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला। अब बल्ब नहीं जला तो यहां से हम क्या कहेंगे कि जो ग्लूकोज है इसने आयंस नहीं बनाए, डज नॉट ionize to form ions in water। कैसे बताया हमने बच्चे? एक्टिविटी के थ्रू बताया कि बल्ब नहीं जला। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है इसने चार्ज कैरियर नहीं दिए। चार्ज कैरियर क्या थे? आयंस। तो इसने आयंस फॉर्म नहीं करे जब ये वाटर के अंदर गया तब। तो अगर इस ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन एटम्स तो हैं बच्चे, ठीक है, क्या है इसके पास? हाइड्रोजन तो है लेकिन वो सभी आयोनाइजेबल नहीं है, नॉन आयोनाइजेबल हैं, आयंस नहीं बना सकते। वो सभी हाइड्रोजन एटम्स जो ग्लूकोज के अंदर तो हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन वो जो हाइड्रोजन है वो डिसोसिएट होते हैं नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये जो ग्लूकोज है ये एसिड नहीं कहला सकता, क्योंकि हमने ना अपने एसिड को डिफाइन ही ऐसे किया है कि वो सभी सब्सटेंसेस जो वाटर में जाने के बाद आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं और हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। राइट, अब ये ग्लूकोज ऐसा नहीं कर पा रहा, कैपेबल नहीं है करने के, इसीलिए ये एक एसिड नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Distilled water क्या होता है? प्योर वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था डिस्टिल्ड वाटर ना न्यूट्रल होता है, pH 7 बताया था। डिस्टिल्ड वाटर की होती है कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों कहते हैं मैम? डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल क्यों है? इसलिए है बच्चे क्योंकि नो आयंस आर
प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर। इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयंस होंगे ना ही कोई और आयंस होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ आयंस होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? फ्री, आजाद है ये, फ्री ऑफ आयंस, कोई भी आयंस नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी आयन नहीं है, किसके अंदर नहीं है? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर नहीं है, तो जैसे ग्लूकोज का केस था ना कि उसके पास चार्ज कैरियर नहीं है, ऐसे ही डिस्टिल्ड वाटर में क्योंकि आयंस ही नहीं है तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब दूसरी तरफ देखते हैं रेन वाटर का क्या केस है। रेन वाटर में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है बच्चे? रेन वाटर, बारिश का जब पानी आता है तब उस पानी के साथ में कई एटमॉस्फेयर में क्या है? अलग अलग गैसेस है, राइट? वो उस पानी के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और कोई ना कोई एसिड भी बना सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है हमारे एनवायरमेंट में, ये अगर रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे? H2CO3, क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अगर जो एनवायरमेंट में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए और ये एसिड बना दे, ठीक है, तो जो रेन वाटर आएगा ना आप तक, आप क्या कहेंगे? उसके अंदर ना ये एसिड प्रेजेंट है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब एसिड है, भले ही वीक एसिड क्यों ना हो, कुछ तो देगा, कुछ तो टूटेगा, चाहे कम ही सही। तो क्या देगा? H+ देगा और साथ में कार्बोनेट आयंस भी देगा। अब रेन वाटर के पास क्या है? डिस्टिल्ड वाटर के पास तो आयंस ही नहीं थे, राइट? तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन रेन वाटर के पास है आयंस, है ना? और ये आयंस ही तो है चार्ज कैरियर। क्योंकि इसके पास चार्ज कैरियर है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रेन वाटर है, क्या कहेंगे? रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है, छुपे हुए हैं क्या? आयंस, जो क्या करेंगे? चार्ज कैरियर के रूप में यूज होंगे, चार्ज को कैरी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या समझना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why do acid do not show acidic behavior in the absence of water? फिर से वही बात आ गई बच्चे, एसिड किसे कहते हैं? एसिड है वो सब्सटेंस जो क्या होगा? डिसोसिएट होगा या फिर आयोनाइज होगा। कहाँ पे जाकर होगा डिसोसिएशन? जब ये वाटर के अंदर जाएगा और वाटर के अंदर जाने के बाद प्रोटॉन्स बनाएगा, हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर में जाने के बाद हर एसिड डिसोसिएट होगा, टूटेगा और हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस बना देगा। ठीक है, और तभी हम क्या कहेंगे कि हाँ वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो आप ये बोल सकते हैं टू शो एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट बात है? सबसे ज्यादा जो एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए चाहिए, टू शो एसिडिक बिहेवियर substance should
form hydrogen ions in water. पानी में डुबकी लगाकर एसिड को टूटना ही होगा हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए। अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या जरूरी है? पानी जरूरी है ना। एसिडिक बिहेवियर दिखाने के लिए क्या जरूरी है बच्चे? पानी यानी कि वाटर जरूरी है, ताकि वाटर में जाकर आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयंस बने और तभी आप कहेंगे कि वो एक एसिड है, राइट। अब क्या होगा जब भी एसिड तो है सब्सटेंस लेकिन वाटर प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था HCl गैस के बारे में। जब HCl गैस है तो वाटर तो नहीं है, इसीलिए डिसोसिएट नहीं हो सकती, मतलब कैन नॉट फॉर्म H+ आयंस नहीं बना सकती। इसीलिए ये क्या करती है? डू नॉट चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एक्टिविटी देखी थी हमने, क्या HCl गैस बनाई थी और वो गैस हमने पास करी थी एक ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे, और हमने देखा था कि कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज नहीं हुआ, कलर बदला ही नहीं, राइट। अगर एसिड होता तो ब्लू से कलर रेड में चेंज हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहां से हमने कहा क्या कि ऐसा ना होने के पीछे का रीजन है हाइड्रोजन आयंस फॉर्म ना होना। हाइड्रोजन आयंस नहीं बने। अब अगर हाइड्रोजन आयंस नहीं बने तो ऐसा क्यों था? क्योंकि HCl गैस है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि ये सही बात है that in the absence of water acids will not show acidic behavior। नहीं दिखाएंगे एसिडिक बिहेवियर अगर पानी ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड विल नॉट डिसोसिएट। डिसोसिएट नहीं हो सकते पानी की एब्सेंस में, टूट नहीं सकते टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ओके बच्चे, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।